MCQs of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. Our first question is, who has written the poem Elementary School Classroom in a Slum? A. Kipling, B. Wordsworth, C. Kamal Nath, D. Stephen Spender. Correct answer is option D, that is Stephen Spender. Stephen Spender has wrote this poem. Question number 2 is, what theme did the poet concentrate on in the poem? इस पोएम में कवि ने कौन सी भावना पर हमारा ध्यान जो है किया है, कंसंट्रेट किया है, हमारा आकर्षित किया है हमारा ध्यान किस थीम पर? A. Themes of social injustice and class inequalities. B. Theme of children and their happiness. C. Theme of insecurities. D. None. Correct answer is option A, that is themes of social injustice and class inequalities. कौन सी थीम है इस पोएम में? सामाजिक अन्याय की और क्लास इनइक्वालिटीज़, वर्ग भेद की। इस थीम पर हमारा जो ध्यान है कॉन्सेंट्रेट किया है पोएट ने। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम? A. Young minds. B. Playfulness of the children. C. Questions of children. D. The plight of young children in the slums. Correct answer is option D, that is the plight of young children in the slums. plight क्या होता है? उनका वचन, है ना, छोटे छोटे बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं उनके वचन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, what does the poet compare in the poem? इस पोएम में पोएट क्या कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ की तुलना कर रहे हैं? A. The young and old. B. Generation gaps. C. Old age and childhood. D. Rich haves and poor children have nots. Correct answer is option D. Rich haves and poor children have nots. मतलब अमीर जिनके पास सब कुछ है और गरीब जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनमें यहाँ पर पोएट ने कंपैरिजन की है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव? किस तरह का जीवन इन स्लम्स में, इन झुग्गी झोंपड़ियों में किस तरह का जीवन बच्चे जो हैं वो जी रहे हैं? A. फुल ऑफ लव. B. फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ. C. होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल. D. ऑल ऑफ these. Correct answer is option C, that is hopeless and full of struggle type of life children's living in slums. Question number 6 is, what does the poet compare the color of walls with? कवि ने दीवारों के कलर की तुलना किससे की है? A. rotten fruits. B. stale chapatis. C. rotten vegetables. D. sour cream. Correct answer is option D, yes, that is sour cream. Question number 7 is, what are the poetic devices used in the poem? इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो पोएट ने यूज़ करी हैं? एलिट्रेशन एंड सिमली, मेटाफर एंड इमेजरी, सिनेक्डोट एंड आयरनी, ऑल ऑफ दीज। पहले मैं आपको इन सभी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ कि एलिट्रेशन जो है वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन। दिस कंसिस्ट्स इन द रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जब एक सिलेबल का, एक वर्ड का किसी भी शब्द के शुरू में या बीच में रिपीटेशन होता है तब वहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार होता है ना। जैसे हिंदी में भी से हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। और सिमली, सिमली क्या है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि उपमा अलंकार। किसी की जब उपमा की जाती है किसी भी चीज़ के साथ में तो उसे सिमली बोला जाता है। अ सिमली इज़ अ फिगर इन विच अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसमें जो तुलना की जाती है वो 2 ऑब्जेक्ट्स में, 2 चीज़ों में तुलना की जाती है जो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं
विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, और उन दोनों में कोई ना कोई एक समानता होती है। और इनमें लाइक, एज, सो, इन सभी शब्दों का यूज़ भी, इनमें से किसी भी शब्द का यूज़ जो है वो किया जाता है। फिर अगला हमारा जो इसमें पूछा जा रहा है मेटाफर, है ना, कि मेटाफर भी एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन होती है ऑफ वन थिंग, यानी कि वन ऑब्जेक्ट की या वन थिंग की विद एनदर विदाउट द वर्ड्स लाइक और एज। यहाँ पर लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता, और रिजेम्बलेंस जो होती है वही यहाँ पर भी इम्प्लाइड की जाती है कि कोई भी क्वालिटी जो है वो वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होती है, तो उसे यहाँ पर जब कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर का यूज़ करते हैं। फिर है हमारे यहाँ इमेजरी की कल्पना, नाम से ही पता चल रहा है जिस सेंटेंस में कल्पना प्रदर्शित होती है। और फिर है सिनेक्डोक, यह भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। इसको उपलक्षक अलंकार बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय द मीन्स ऑफ अनदर, किसी भी चीज़ को दूसरे तरीके से समझना, है ना। या फिर अ वर्ड और फ्रेज इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ होल, मतलब एक पूरे के रूप में उसका जो मतलब पूरे को एक पार्ट के रूप में माना जाता है। और अ होल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब पूरे को एक छोटे पार्ट के रूप में माना जाता है और खूब सारे पार्ट्स को एक पूरे टोटल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर होता है उपलक्षक अलंकार। एंड एक और कौन सा अलंकार आ रहा है हमारे सामने, फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है आयरनी। आयरनी क्या होता है, ये एक मजाक करना होता है ना। जैसे मूर्ख को बुद्धिमान कह देना या बुद्धिमान को मूर्ख कह देना, जबकि सच्चाई जानते हुए भी। Irony is the use of words, the natural meaning of which is just the opposite of what is intended to be expressed, है ना, कि जैसा वो है उसका ऑपोजिट बताना। सुंदर को कुरूप बताना, कोई कुरूप है तो उसको कहना कि तू तो बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से जो आयरनी का हम यूज़ करते हैं। तो अब आप हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर जो है यहाँ आने वाला है, कि what are the poetic devices used in the poem, alliteration and simile, metaphor and imagery, synecdoche and irony, all of these. The correct answer is option D, yes, all of these. ये सारे poetic devices इस poem में poet ने use किए हैं। Question number 8 is what do the words their future is painted with fog convey? यह शब्द their future is painted with fog क्या मैसेज देता है हमें? जो ये शब्द हैं कि उनका भविष्य जो है वो धुंध से पेंट किया हुआ है, यानी कि धुंधला रंगा हुआ है। किस बात को हमसे कन्वे कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? ए, नो लव एंड केयर, बी, नो वार्मथ, सी, नो हार्ड वर्क, डी, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उनमें सुधार की कोई भी होप नहीं है। Question number 9 is what do the faces of children in the slum areas reflect? बच्चों के चेहरे, इस स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके चेहरे क्या प्रदर्शित करते हैं? ए, हैप्पीनेस, खुशी प्रदर्शित करते हैं। बी, देयर एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं प्रदर्शित करते हैं। सी, देयर एनर्जी, उनकी ताकत प्रदर्शित करते हैं। डी, सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, या फिर दुख और उनमें उत्साह की कमी, उनके चेहरे से क्या छलकता है? करेक्ट आंसर इज सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म। उनके जो चेहरे हैं वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही सैड रहते हैं, एंड दे हैव लैक ऑफ एंथुसियाज्म, और उनमें उत्साह की बहुत ही कमी है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम? क्लासरूम में वॉल हैंगिंग्स और डोनेशंस में क्या आयरनी है? ए, सेटअप इन वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, बी, completely opposite to the needs of the children in the classroom, C, setup in happy environment, D, setup in gloomy setup. Correct answer is option B, that is completely opposite to the needs of the children in the classroom. कि क्लासरूम के अंदर जो वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं या जो डोनेशंस में मिली हुई चीज़ें लगी हुई हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें लगी हुई हैं, बिल्कुल ही अपोजिट हैं बच्चों की नीड के,
बच्चों को इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट डज पेपर सीमिंग बॉय मीन? पेपर की तरह दिखने वाला लड़का, इसका मतलब क्या है? ए हैड अ पेपर इन हिज हैंड, उसके हाथ में पेपर है। बी वॉज एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, वो इतना पतला है जितना कि पेपर वाला कागज़। सी वॉज वाइट इन कलर लाइक अ शीट ऑफ पेपर, वो सफ़ेद है पेपर की तरह। डी ऑल ऑफ दिस, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ वॉज एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है कि वो इतना पतला था जितना कि पेपर पतला होता है, कागज़ के जितना पतला था। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ द ट्री रूम इन द पोएम? इस पोएम में ट्री रूम क्या है? ए अ ट्री शेप्ड रूम, पेड़ की शेप में एक रूम। बी अ रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्वेयर्स प्ले, पेड़ के ऊपर एक रूम, एक हॉल जिसमें गिलहरी खेलती हैं। सी अ रूम ऑन अ ट्री वेयर रैट्स प्ले, पेड़ पर एक रूम, एक हॉल, एक बिल जिसमें चूहे खेलते हैं। डी अ रूम ऑन अ ट्री वेयर पिजन्स प्ले, या फिर पेड़ पर एक रूम जिसमें कबूतर खेलते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्विरल्स प्ले, जहाँ पर गिलहरियाँ खेलती हैं। एक ऐसा कमरा पेड़ पर बना हुआ होता है जिसको ट्री रूम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई? कैटाकॉम्स क्या सिग्निफाई करते हैं? कैटाकॉम क्या होता है? जैसे कि कब्र का तह खाना होता है ना, बहुत ही बुरा होता है, मतलब उसकी कंडीशन जो है कैसी होती है। तो यहाँ पर व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करते हैं कैटाकॉम्स? ए रेलिवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की दीवारों पर मैप हैंगिंग की रेलिवेंस को। बी कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स, कन्फाइनमेंट क्या होता है? जेल, कैद, है ना। कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स द मैप्स बीइंग इरेलीवेंट, जो ये मैप्स हैं ये इरेलीवेंट हैं। सी इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल। डी डेथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्फाइनमेंट टू द स्लम द मैप्स बीइंग इरेलीवेंट। इस जेल जैसी स्लम में, कैद खाने जैसी स्लम में ये जो मैप हैं ये इरेलीवेंट हैं, इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है, यह प्रदर्शित करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस? ये तस्वीरें, ये मानचित्र मीनिंगलेस क्यों हैं? ए दे आर फेक एंड शो अ फॉल्स थिंग, ये झूठे हैं, ये झूठी चीज़ें शो करते हैं, नकली हैं। बी दे आर ओल्ड एंड हैव फेडेड अवे, ये पुराने हो चुके हैं और फेड हो चुके हैं, इनका कलर उड़ चुका है। सी दे शो वास्टनेस विच इज़ अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत विशालता को शो करते हैं जो कि इस दुनिया के और इस बच्चों के, इस क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हैं, उनकी ज़रूरतों के विपरीत हैं। ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दे शो वास्टनेस विच इज़ अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? किस तरह से ताकतवर लोग गरीब बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? ए बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। बी बाय फाइटिंग विद द पावरफुल। सी बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस। डी बाय फाइटिंग विद द रिच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस। जो इनइक्वालिटीज़ का और इनजस्टिस का गैप है उसमें वो ब्रिज बनाए, यानी कि उस खाई को बंद कर दें, खाई को भर दें। जो असमानता की खाई है, अन्याय की खाई है, तो वो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जो पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वो गरीब बच्चों की सहायता इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब? पोएम क्या वर्णन करती है? ए अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। बी सोशल सेटअप ऑफ इंडिया। सी डिफरेंट माइंडसेट्स। डी ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। ये पोएम जो है डिस्क्राइब करती है एक क्लासरूम, एक स्लम एरिया में एक क्लास का रूम जो है वो कैसा है, बच्चे वहाँ कैसे बैठे हैं, दीवारें कैसी हैं, उसका वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। पोइट जो हैं ये स्लम झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए क्या विश करते हैं। ए ही विशेस दैम टू बी हैप्पी एंड हेल्थी, वो विश करते हैं कि वो भी खुश रहें, हेल्थी रहें। बी ही विशेस अ गुड चेंज फॉर दैम, या फिर वो इच्छा करते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन हो। सी ही वॉन्ट्स दैम टू एन्जॉय द बाउंटीज ऑफ नेचर, या फिर वो चाहते हैं कि वो भी प्रकृति की बाउंटी जो है, प्रकृति का जो इनाम जो है, प्रकृति जो कुछ भी हमें प्रदान करती है उन सभी का वो भी एंजॉय करें। डी ऑल ऑफ दीज। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। पोइट विश करते हैं कि उन्हें यह सब मिले, हैप्पी रहें, वो भी हेल्थी रहें, उनके भी जो है लाइफ में गुड चेंजेस हों और प्रकृति की बाउंटीज़ का भी उनको बेनिफिट मिले, एंजॉय मिले। Question number 18 is far, far from dusty ways the children's faces. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. What do these words express? यह शब्द क्या express कर रहे हैं? A. Poor state of classroom. B. Poor plight of children's homes. C. Poor plight of teachers. D. Poor plight of the slum children. Correct answer is option D, that is poor plight of the slum children. plight मैंने क्या कहा था, पहले भी हमारे ये क्वेश्चन आ चुका है, वचन है ना, कि उनके जो वचन होते हैं उन्हें बोला जा रहा है कि स्लम चिल्ड्रन जो थे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो थे, उनकी पोर प्लाइट को एक्सप्रेस करते हैं ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन। लंबी सी लड़की का हेड क्यों झुका हुआ था, बाहर से क्यों दबा हुआ था। ए बाय द बर्डन ऑफ द स्टडीज़, बी बाय द बर्डन ऑफ वर्क, सी बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड। उसकी खुद की दुनिया की वजह से, उसका जो खुद का संसार था, उसकी जो खुद की दुनिया थी, जिस लाइफस्टाइल में वो रह रही थी, उसकी वजह से उसका जो हेड था वो वेट डाउन था, दबा हुआ था बाहर से। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज़ का मतलब क्या है। ए रिच पीपल, बी रिच चिल्ड्रन, सी पावरफुल पीपल एंड देयर इन्फ्लुएंस, शक्तिशाली लोग और उनके प्रभाव, डी वीक एंड मेल न्यूट्रिशन बॉय। पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज का मतलब है एक कमज़ोर और कुपोषित बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव। उन बच्चों के चेहरे और बाल किस तरह का लुक दे रहे थे। ए रिच एंड ब्यूटीफुल फेसेस, बी ब्राइट नीट फेसेस, सी हेल्थी अपीयरेंसेस, डी पेल फेसेस, स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ पेल फेसेस। उनके चेहरे जो थे वो पीले पड़े हुए थे। स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर, बिखरे हुए उनके बाल थे जो बिल्कुल भी अनडन थे, मतलब उनमें कंघी भी नहीं करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ हिज आइज़ लिव्स इन अ ड्रीम। व्हाट इज़ अ ड्रीम। उसकी आंखें एक सपने में रहती थी, सपना देखती रहती थी। क्या सपना था। ए वॉचिंग अ मूवी, बी गोइंग अब्रॉड, सी ईटिंग आइसक्रीम, डी ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स विद गेम्स एंड ओपन स्पेसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। उसकी जो आंखें थी वो यह सपना देखती रहती थी, ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स, कि उनका भी अच्छा टाइम आएगा, विद गेम्स एंड ओपन स्पेसेस, कि उसे भी खुली जगहें मिलेंगी, गेम्स खेलेगा वो भी। इस तरह का सपना जो है वो बच्चा देखता रहता था। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ हु वॉज सीटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास में पीछे पीछे कौन बैठा था। अ गर्ल, एक लड़की, बी एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, सी अ टीचर, एक टीचर, डी अ यंग बॉय।
करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी, अ यंग बॉय। जो था वो क्लास में पीछे पीछे बैठा था। क्वेश्चन नंबर 24 इज हु इज़ द अनलकी आयर एंड व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड। दुर्भाग्यशाली है ना, जिसका भाग्यहीन था, मतलब उत्तराधिकारी कौन था। व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड, उसे विरासत में क्या मिला था। इस पोएम में एक बच्चा आया है जिसे अनलकी एयर बोला गया है, और उसे क्या विरासत में मिला था जिसके कारण वो अनलकी था। अ फैट बॉय हैज़ इनहेरिटेड ओबेसिटी फ्रॉम हिज मदर। एक मोटा सा लड़का जिसको अपनी मदर से मोटापा विरासत में मिला है, ऐसा आया है क्या लड़का कोई। बी अ शॉर्ट थिन बॉय हैज़ इनहेरिटेड स्टंटेड ग्रोथ फ्रॉम हिज फैमिली। एक छोटा सा पतला सा लड़का जिसको अपनी फैमिली से एक स्टंटेड ग्रोथ मतलब छोटेपन वाली ग्रोथ मिली हुई है। सी एन इंटेलिजेंट बॉय हैज़ इनहेरिटेड इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसे विरासत में इंटेलिजेंस मिली है। डी थिन बॉय विद रैट्स आइज हैज़ इनहेरिटेड अ डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थिन बॉय विद रैट्स आइज। पतला सा लड़का जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, हैज़ इनहेरिटेड, उसको विरासत में मिला है, अ डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से एक डिफॉर्म्ड बॉडी मतलब शेपलेस बॉडी जो है उसे विरासत में मिली है। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग। स्टंटेड बॉय क्या रिसाइट कर रहा था। अ हैप्पी सॉन्ग फ्रॉम हिज सीट। बी अ रिलीजियस सॉन्ग इन अ ग्रुप। सी अ सैड सॉन्ग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्लास। डी अ लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अ लेसन फ्रॉम हिज desk. Question number 26 is what does the color of the classroom walls point out? क्लासरूम की दीवारों का कलर क्या पॉइंट आउट करता है, क्या दर्शाता है। ए हैप्पी एंड पुअर स्टेट, खुश और गरीब दशा। बी हैप्पी एंड रिच स्टेट, खुश और अमीर स्थिति। सी पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम, झुग्गी झोंपड़ियों की बहुत ही गरीब स्थिति। डी नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम। जो कलर है दीवारों का वो यही दिखाता है कि उस स्लम की, उस बस्ती की जो कंडीशन है बहुत ही पुअर है। क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। ओपन हैंडेड मैप यह एक्सप्रेशन क्या शो करती है। ए पावर ऑफ द पुअर, गरीबों की ताकत। बी द पुअर कैन नॉट एक्सेस द वर्ल्ड, गरीब जो हैं वो वर्ल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को नहीं जीत सकते। सी द पुअर आर पावरलेस, गरीब जो हैं वो बहुत ही शक्तिहीन होते हैं। डी मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग, मैप्स जो हैं वो सबके सामने खुले होते हैं और वे सभी कुछ सबके सामने रिवील कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि मैप्स जो हैं वो सबके लिए ओपन हैं, मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें सबके सामने प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस एक्सप्रेस का मतलब इन शब्दों का, ये शब्द जो हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं। ए द वर्ल्ड इज़ आवर्स, यह संसार हमारा है। बी द वर्ल्ड इज़ योर्स, यह संसार तुम्हारा है। सी द वर्ल्ड बिलोंग टू द पुअर, यह दुनिया गरीबों की है। डी द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच, यह दुनिया अमीरों की है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यह जो फ्रेज़ है, इट मीन्स दैट द कॉन्करर्स एंड डिक्टेटर्स ऑफ द पास्ट डिवाइडेड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन देयर ओन विम्स एंड फैंसीज, कि उन्होंने अपने खुद की कल्पनाओं के आधार पर, जो विजेता लोग थे पास्ट में,
उन्होंने अपनी खुद की कल्पनाओं के आधार पर ही दुनिया को बंटवारों में बांट दिया था, वर्गों में विभाजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट? स्लम चिल्ड्रन किस तरीके में डिफरेंट हैं? ए देयर IQ, बी देयर विजडम, सी देयर ड्रेसेस, डी बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। Question number 30 is what kind of future do the slum children have? किस तरह का फ्यूचर स्लम चिल्ड्रन का है? वेरी होपफुल, बहुत ही आशावादी है क्या उनका फ्यूचर? बी ब्राइट, बहुत ही चमकीला है क्या उनका फ्यूचर? सी क्लियर लाइक वाटर, पानी की तरह साफ है क्या एकदम? डी होपलेस एंड अनसर्टेन, निराशा और अनिश्चितता की भावना से भरा हुआ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उनका जो फ्यूचर है, स्लम चिल्ड्रन का जो भविष्य है वो बहुत ही होपलेस है, अनसर्टेन है, बहुत ही निराशाजनक है और अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन? स्लम चिल्ड्रंस को क्या अट्रैक्ट करता है? ए द एनिमल्स, बी द मूवीज, सी आइसक्रीम, डी ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप, सन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप, सन। ये सारी चीज़ें जो हैं स्लम चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब क्या है? ए ब्राइट लाइट आउटसाइड, बी ब्राइट फ्यूचर, C hopelessness, D dark and uncertain future of slum children from birth to death. Correct answer is option D, dark and uncertain future of slum children from birth to death. Question number 33 is mention any two images used to explain the plight of the slum children. दो इमेजेस मेंशन करो, बताओ कौन कौन सी हैं जो स्लम चिल्ड्रन की प्लाइट को एक्सप्लेन करती हैं। ए ओपन हैंडेड मैप, बी फ्रॉम हिज डेस्क, सी बेल्ट फ्लरी, डी foggy slums and bottle bits on stones. Correct answer is option D, foggy slums and bottle bits on stones. फॉग से भरी हुई झुग्गी झोंपड़ियाँ और बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, पत्थर के ऊपर जिस तरह से बोतल के बिट्स होते हैं, ढक्कन होते हैं, है ना, उस तरह से उनकी जो है इमेज ली गई है। क्वेश्चन नंबर 34 इज़ व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? जो स्लम चिल्ड्रन व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? स्लम चिल्ड्रन के पास जो मैप है, उनके स्कूल में जो लगा हुआ मैप है, वहाँ पर क्या ब्लॉट्स है, क्या दाग है? ए गार्बेज का, बी ब्लॉकेज का, सी स्टोन्स इन द स्ट्रीट का, डी डर्टी स्लम्स का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डर्टी स्लम्स। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशंस सो प्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम? इस बात से पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? ए ही क्लॉट द स्ट्रीट, गली में जो क्लोट है ना, थक्का बना हुआ होता है जो। बी एन्जॉय द मैप्स, सी बिग मैप्स, डी द स्लम्स स्पेल डूम फॉर द पोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द स्लम्स स्पेल डूम फॉर द पोर। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट? इन्हें गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर को इस पोएम में किस तरह से डिपिक्ट किया गया है, वर्णन किया गया है? हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पीपल, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज
पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। कौन? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइव्स इन द पोएम। ये जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियां हैं, व्हाट हैव द विंडोज़ डन टू द चिल्ड्रंस लाइव्स इन द पोएम। इस पोएम में बच्चों की लाइफ में क्या रोल है, इनका क्या करती हैं ये विंडोज़? ए शट द डोर्स, बी ब्लॉक द पैसेज, सी क्लॉक द सनलाइट, डी हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ। इन्होंने, इन खिड़कियों ने क्या किया है? बच्चों को अंदर ही बंद कर लिया है और इनकी ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया है। खिड़कियों का ऐसा रोल जो है पोइट ने हमें बताया है इस पोएम में। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एन्जॉय। कौन सी दूसरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, किस तरह की दूसरी स्वतंत्रता है जो पोइट चाहते हैं कि स्लम चिल्ड्रन जो हैं उसे एन्जॉय करें? ए फ्रीडम ऑफ रोमिंग, बी फ्रीडम टू स्पेंड मनी, सी फ्रीडम टू ईट, डी फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन, कि वो ज्ञान प्राप्त करें, बुद्धिमानी की बातें सीखें और अपनी बातों को एक्सप्रेस करें। यह आज़ादी भी है जो इन बच्चों को मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक ओपन सजेस्ट। यह एक्सप्रेस ब्रेक और ब्रेक ओपन, यह क्या जो एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेस होता है, इससे क्या सजेशन हो रहा है इस वर्डिंग से, इस फ्रेज से? ए बैरियर्स ऑन द रोड, बी बैरियर्स ऑफ गार्बेज हीप, सी बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन। जो रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट की, है ना, गंदे वातावरण की, दूषित वातावरण की जो रुकावटें हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। व्हाट डज द पोइट वांट। पोइट क्या चाहते हैं? ए टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स, बच्चों को झोंपड़ियों से बाहर निकालना चाहते हैं। बी टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका, बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं। सी टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड्स, बच्चों को खुले खेतों में छोड़ना चाहते हैं। डी टू सेंड द चिल्ड्रन टू अ बीच, या फिर बच्चों को बीच पर भेजना चाहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द पोइट वांट्स टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स। पोइट चाहते हैं कि वो बच्चों को गंदी बस्ती से, झुग्गी झोंपड़ियों से बाहर निकालें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये पोएम और इसकी क्वेश्चन आंसर? थैंक यू।